Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek and today is lecture number 3 of the ongoing revision series of class 12. पिछले दो लेक्चर में we had done till dipole moment, electric field due to dipole moment and आज हम शुरू करेंगे with torque. Torque on electric dipole placed in an electric field. Torque on electric dipole placed in electric field कल मैं आपको एक बात बताना भूल गया था जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कराया था दैट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए सपोज दैट ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इक्वी डिस्टेंस है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एंड इन द सिलेबस वी ओनली हैव द टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, तो देखिए जरा, सबसे पहले इफ आई प्लेस्ड अ डाइपोल इन दैट, ये मैंने एक डाइपोल रख दिया, दिस इज माइनस क्यू, दैट इज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो दिस नेगेटिव विल गेट अट्रैक्टेड विद अ फोर्स ऑफ माइनस क्यू ई टुवर्ड लेफ्ट, दिस पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड विद अ फोर्स क्यू ई टुवर्ड राइट। ये मैंने आपको कल बताया था, ये माइनस उस तरफ अट्रैक्ट होगा प्लस उस तरफ, ऐसे एक डाइपोल है ऐसे, तो एक फोर्स इधर लग रही है इधर लग रही है, तो ये जब अगर हम इसको ऐसे भी करते हैं वापस ऐसे, इसको टॉर्क बोलते हैं। ये जो एंगुलर फोर्स लग रही है अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट लेते हो, किस एक्सिस के अलोंग जो है टॉर्क घूम रहा है, सॉरी डाइपोल घूम रहा है, उसको टॉर्क बोलते हैं। यहां पर दिस इज एंगल थीटा, ये पूरी डिस्टेंस 2d है, तो ये भी d है और ये भी d है, दोनों की दोनों जो डिस्टेंस है वो d है। अब क्योंकि दोनों की दोनों डिस्टेंस जो है वो d है, तो अगर आप टॉर्क की बात करेंगे दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी एक फोर्स का आप मैग्नीट्यूड ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, तो टॉर्क आपके पास कितना आ जाएगा, फोर्स क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, किस डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको भी हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते, इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, दिस डिस्टेंस। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, दिस इज थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से, और ये डी है, आपको ये चाहिए तो आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जब आप साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो यहां से आपके पास, इसको मैं आर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आर अपॉन डी इज साइन थीटा, और यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा, आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी डी साइन थीटा। तो यहां पर आप लिखोगे ये टॉर्क 1 है, दिस इज टाउ 1, टाउ 1 कितना, क्यू ई डी साइन थीटा, इस पे भी टॉर्क 2 कितना लगेगा, क्यू ई डी साइन थीटा। तो जब आप टोटल टॉर्क कैलकुलेट करते हैं विच इज टाउ 1 प्लस टाउ 2, तो वो आ जाएगा 2 क्यू ई डी साइन थीटा। व्हाट इज 2 क्यू डी, magnitude of either charge into distance between the two charges, that is dipole moment। तो यहां पर आपके पास टॉर्क आ जाएगा P E sin थीटा, इसको आप लिख सकते हो P क्रॉस E, P क्रॉस E। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, आपके पास टॉर्क है P E sin थीटा,
कब होगा मैक्सिमम टॉर्क? जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो अब टॉर्क मैक्सिमम है कितना? पीई, टाउ मैक्स पीई। टाउ मिनिमम कितना है? टाउ मिनिमम आपके पास आ जाएगा 0। टाउ मिनिमम आपके पास आ जाएगा 0, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अच्छा, मिनिमम में अगर आप एक और इसको पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं, जब 270 हो, साइन 270 इज -1, तब माइनस पीई हो सकता है। सो दिस इज हाउ इट विल। सो दैट इज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कुछ टॉर्क लगता है। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं फ्लक्स मींस क्या। फ्लक्स इज अ जनरल डेली वर्ड विच मींस फ्लो। तो जब आप फ्लक्स की बात करते हैं आप फ्लो की बात करते हैं। किसके फ्लो की बात करते हैं? उससे पहले शब्द देख लीजिए क्या इस्तेमाल कर रखा है। मैं आपसे बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing through unit area perpendicularly। एक यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उसको फ्लक्स बोलते हैं। मेरे पास ये एक यूनिट एरिया है फॉर एग्जांपल, अब इससे ये फील्ड लाइंस पास हो रही है, 3 फील्ड लाइन पास हो रही है, तो मैं कह दूंगा जी फ्लक्स यहां पर 3 है। फाई से इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फाई, PHI, फाई। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं एरिया को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, चलिए जी मैंने एरिया को बढ़ा दिया, अब ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है। मैंने एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब ज्यादा फील्ड लाइंस जो हैं उसमें से जो है वो पास हो रही है। कितनी? 6। तो फाइव ई अब कितना हो गया? 6। अगर मैं एरिया इतना ही रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता हूं, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कर दिया इंक्रीज, ऐसे। अभी भी फ्लक्स कितना है? 6। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो एरिया के साथ भी बढ़ेगा और जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी बढ़ेगा। सो यहां से मैं ये लिख सकता हूं दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए। बट अगर आपके पास एरिया कुछ ऐसा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग अ स्पेसिफिक एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, एरिया वेक्टर इज मेकिंग अ स्पेसिफिक एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, तो उसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा। ये आ जाएगा ई कॉस थीटा, दिस इज ई कॉस थीटा एंड दैट इज ई साइन थीटा। एक आ गया ई कॉस थीटा, एक आ गया ई साइन थीटा। अब ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, जो ई कॉस थीटा है दैट इज, या एरिया को करें, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर को। तो अब देखें ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो कॉस थीटा है, तो आप फ्लक्स को क्या लिखेंगे? आप फ्लक्स को लिखेंगे ई ए कॉस थीटा और ई डॉट ए। सी, we have used cos theta which directly tells us that it is the scalar product, and if a quantity is the resultant of scalar product of two different quantities, it means it is a scalar quantity. So we get to know from there that electric flux is a scalar quantity. एक scalar quantity है electric field। जी हाँ, electric field जो है एक scalar quantity है। Just 1 second।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट थिंग इज phi is equals to E A cos theta. Theta is angle. Theta is angle between area vector and electric field. एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के। थीटा है जो वो एंगल है किसके? एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के। एरिया वेक्टर क्या है? अभी तक हमने सिर्फ एरिया नॉर्मल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ क्यूब दिस 6a स्क्वायर, इस तरीके से। बट व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर एक इमेजिनरी वेक्टर है जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इट इज अ वेक्टर which is always perpendicular, which is always perpendicular to the surface। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। यस, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूनिट ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेबर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेबर। रेस्ट आई कुड डू इज टू कैलकुलेट डायमेंशन फॉर फोर्स mlt-2, फॉर चार्ज at, फॉर लेंथ l स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? ml3a-1t-3, ml3a-1t-3. So this is how the dimension of the flux as well as the unit we can calculate. तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस फ्लो। अब कुछ और बातें हैं जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विद रिस्पेक्ट करनी है। तो चलिए जी, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हमारे पास phi is EA cos theta. If theta is 0 degree means area vector and electric field are parallel, तो आपके पास phi आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि EA। phi की वैल्यू जो आ जाएगी पॉजिटिव, विच इज EA। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब फ्लक्स दो होते हैं, एक फ्लक्स जो एंटर कर रहा है फील्ड लाइंस, एक जो फ्लक्स एग्जिट कर रहा है। तो पॉजिटिव है तो एंटर करने वाला ज्यादा है, एग्जिट करने वाला कम है। सेकंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 है तो ए एंड ई आर परपेंडिकुलर। ए और ई जो है वो परपेंडिकुलर है। जब ए और ई जो है वो परपेंडिकुलर है, जब ए और ई जो है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो आपके पास फ्लक्स है वो जीरो है, cos 90 जीरो। तो यहां से फ्लक्स ने जितना एंटर किया है उतना ही एग्जिट किया है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूं। एंड इफ थीटा इज 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है तो ए एंड ई आर एंटी पैरेलल। ए एंड ई आर एंटी पैरेलल, तो फाई आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। फाई एंटर कम है और फाई एग्जिट ज्यादा है। ठीक है, चलो जी, एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेट्स से अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम मूव्स under the influence of
5 मिली न्यूटन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इफ सबसे पहली बात, हाँ जी, नहीं इसको ऐसे नहीं करते हैं, रुको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जो एक एरिया से पास, ये कुछ एक एरिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट एक्स कैप। तो आपको बताना है एक्स वाई प्लेन से कितना फ्लक्स पास हुआ है, हर एक साइड ए है, एक्स वाई प्लेन से कितना फ्लक्स पास हुआ है। तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, एक्स वाई ये वाला, नॉट दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस, ये है एक्स वाई प्लेन, ये ई डॉट ए। तो फाई इज इक्वल्स टू ई। अब इसका एरिया कितना होगा, ये एक रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर हुआ है तो ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ई नॉट, दिस विल बी ई नॉट एक्स कैप डॉट ए स्क्वायर। अब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो होगी जेड, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर के कैप। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको अलग लिख लीजिए, x डॉट के क्या आ जाएगा, 0, बोथ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट। एंड इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं दैट यू गाइस शुड नो अबाउट द डॉट प्रोडक्ट, आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बेसिक बातें पता होंगी। चलिए, नेक्स्ट वन इज गॉस लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट of the first chapter, Gauss law of electrostatistics, Gauss law of electrostatistics। See this electromagnetic field theory, basically जो आपके पास क्लास 12 में टिल ऑप्टिक्स, it is all the part of EMFT, electromagnetic field theory। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, फिर करंट पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को मर्ज कर देंगे तो EMI, AC एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो 4 पिलर हैं सबसे स्ट्रॉन्ग, उसमें से एक ही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है पूरी की पूरी, दैट स्टैंड ऑन 4 मेजर पिलर्स। आउट ऑफ दोज 4 दिस इज वन ऑफ देम, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल of electric field, surface integral of electric field around any closed path, around any closed surface, through any closed surface, through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by the surface। ये कहता है गॉस लॉ, और ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, 3 नंबर में आ जाएगा आपसे, प्रूफ या इसका स्टेटमेंट, 1 नंबर में स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस 1 upon epsilon naught q enclosed, 1 upon epsilon naught q enclosed, ये है हमारे पास। इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो कुछ बातें, जैसे क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस का क्या मतलब है, क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है भाई जो सरफेस जिसमें ना एनर्जी बाहर आ सके, बाहर जा सके, ना अंदर आ सके। A surface which neither accept nor give energy, that is said to be closed surface। 3D सरफेसेस जितने भी होते हैं, जितने भी 3D सरफेसेस होते हैं, वेदर क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, these type of surface, cylinder, all these are 3D surfaces are said to be closed surface। चार्ज जितना अंदर है उतना ही, मैंने कोई सरफेस ऐसे लिया,
इसका सरफेस इंटीग्रल, अब अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसमें से इसका सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस कितना आएगा, ई डॉट डी एस कितना आएगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना आ गया 0। तो जितना चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा होगा, यहां पे भी कुछ चार्ज होगा, यहां पे भी, तो जितना आसपास यहां पे जो चार्ज है, यहां पे जो चार्ज है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया जाएगा। बट आपने चार्ज वही लेने हैं विच आर सॉरी इन द एरिया विच इज इन द एरिया, सॉरी विच आर एनक्लोज्ड इन द एरिया। ठीक है जी, जितना एरिया के अंदर है चार्ज आपने वही लेना है, बाकी वो सब तो चलता ही रहेगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से समझे, मैंने आपको फ्लक्स बताया है कितना, ई डॉट ए लिखा था, चलो अगर स्मॉल फ्लक्स चाहिए तो कितना आ जाएगा ई डॉट डी ए, और अगर डी फाई मुझे चाहिए फाई, what I want is phi, so what I have to do is to take the integration, that is E dot dA, that is E dot dA। तो ये क्या, इसका मतलब जो फाई है वो किसके इक्वल है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। जो आपके पास फ्लक्स आया है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाता है फ्लक्स इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है भाई, एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, कितना फ्लक्स पास होगा, तो कितना फ्लक्स पास हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अगर आपसे थ्रू कंप्लीट सरफेस, थ्रू कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट सरफेस से इतना फ्लक्स पास होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कंप्लीट सरफेस से इतना फ्लक्स पास होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात, ये ऊपर का थोड़ा छूट जाता है, ठीक है। अगर थ्रू वन फेस पूछा है, थ्रू सिंगल फेस, थ्रू सिंगल फेस, एक फेस से कितना जा रहा है, तो पूरे से इतना, फेस कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो एक से इतना जा रहा है, तो एक सॉरी पूरे से इतना जा रहा है, एक से कितना जाएगा 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, आई एम राइटिंग इट हियर, फ्लक्स थ्रू अ हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, एक हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, हेमिस्फीयर लाइक दिस, एक हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा लाइक दिस। तो यहां पर अब देखिए, हेमिस्फीयर एक को अगर आप दो हेमिस्फीयर जोड़ दे तो यू विल गेट अ स्फीयर, एक पूरा स्फीयर एक 3D सरफेस है, उससे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, हेमिस्फीयर से कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So what you have to do is to genuinely understand the concept, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद यू हैव टू गिव द आंसर। ऐसे जल्दबाजी नहीं मचानी है कि हाँ ठीक है ना ये पढ़ लिया बस ये समझ आ गया, नो। एंड फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। सो बेसिकली आपको बहुत ही सटल वे में, सटल लेवल पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें जो है फीजेबल लगेंगी, नहीं तो आपको मुश्किल ही लगती रहेगी। मुश्किल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। बहुत से लोगों ने जो है, देर आर millions and millions of people who pass the class 12th, who gave IIT JEE every year, and still they are managed to not only crack the exam but also able to crack it with a good percentile, with a good rank. So what is the difference that you have to think? सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल अच्छी चीजों में कीजिए, ठीक है। जो कचरा
में आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ से उठा के अच्छी चीज़ों में दिमाग को लगाइए। वो क्या है ना, अच्छी चीज़ें एकदम से आपको पे नहीं करेंगी, बट जब वो आपको पे करेंगी तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे डर डर के क्या करना। चलिए, द नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन। उससे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, इट मींस आई हैव द चॉइस लाइक वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट इट डिस्क्रीटली और कॉन्टिन्यूसली। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का मतलब, 4 बच्चे हैं, मेरे पास 4 टॉफियां, मैंने चारों को एक एक दे दी, दैट इज डिस्क्रीट। ठीक है, दैट इज डिस्क्रीट। अब एक बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी, समझ रहे हैं, मतलब नहीं गिन सकते, और मैंने उसमें ऐसे एक बकेट ली टॉफीज की और ऐसे मैंने फेंक दी। अब मुझे नहीं पता किसको कितनी मिली है, और वहां पे आप काउंट भी नहीं कर सकते, तो उसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, दिख तो रहे हैं पर हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्क्रीट जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं कर सकते, तो मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूंगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से करा रहा हूं जितना जरूरी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, लैम्डा से डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज Q अपॉन L। ये यूनिफॉर्म के लिए है, यूनिफॉर्म के लिए आपके पास एक यूनिफॉर्म भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। आपके पास एक रॉड है, यू हैव अ रॉड ऑफ लेंथ लेट्स से 3 मीटर, 3 मीटर की एक रॉड है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब आपने इसको चार्ज दिया, यहाँ पे भी आपने 10 कूलम दे दिया, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, टोटल आपके पास 30 कूलम चार्ज था। यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन सच अ वे दैट ईच पार्ट ऑफ द रोड विल गेट 10 कूलम चार्ज एग्जैक्टली। दिस इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए इट इज dq अपॉन dl। For non-uniform, now you sprinkle the charge and you even don't know which part get how much charge। हो सकता है किसी को 4 कूलम ही मिला, हो सकता है किसी को 20 कूलम मिल गया, so we don't know, so that is non-uniform। this is linear charge density। second is surface charge density, surface charge density। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस सिग्मा से डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब dq अपॉन dA, dq अपॉन dA नॉन यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म के लिए q अपॉन a, q अपॉन a। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट l। अब मुझे बताना है कि चार्ज कितना है, तो लैम्डा नॉट एल है, हमें पता है लैम्डा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एल है, हमें पता है लैम्डा की वैल्यू क्या है, डी क्यू अपॉन डी एल है। तो यहाँ से डी क्यू अपॉन डी एल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। डी क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट एल, स्पेसिफिक एल लेंथ में कितना आएगा, यह आ जाएगा क्यू अपॉन एल डी एल। तो यहाँ से जब आप डी क्यू अपॉन, अब आपको क्यू की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, क्यू नॉट एल अपॉन एल डी एल। जब मुझे क्यू कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन क्यू नॉट डी एल, तो कितना आ जाएगा, उतना ही चार्ज आएगा एल लेंथ में जितना गिवन था। यही सेम चीज़ अगर मैं एरिया के लिए बात करता हूँ, तो एरिया के लिए सपोज वी आर गिवन सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना,
सिग्मा नॉट आर क्यूब, इतना चार्ज डेंसिटी है कहीं पे डिस्टेंस के साथ। तो अब आपके पास सिग्मा कितना है, डी क्यू अपॉन डी ए। डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा डी ए, और यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा नॉट आर क्यूब डी ए। आपको बोल दिया कि स्फीयर के लिए कैलकुलेट कीजिए। आई एम जस्ट ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे डी ए की वैल्यू चाहिए, तो डी ए कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2r डी आर। यहां पे जब वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाहर आर क्यूब, डी आ जाएगा 8 पाई आर डी आर। तो Q की वैल्यू आ गई है सिग्मा नॉट 8 पाई इंटीग्रेशन आर की पावर 4 डी आर, और Q की वैल्यू आ जाएगी कितना, 8 पाई सिग्मा नॉट आर 5/5। इतना चार्ज आ जाएगा। तो आप चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है। द पॉइंट इज यू शुड गिवन विद द चार्ज डेंसिटी। आपको चार्ज डेंसिटी गिवन होनी चाहिए, तब जा करके आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर आपके पास इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी वी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू अपॉन वी। सिंपल, डी क्यू अपॉन डी वी भी लिख सकते हो, क्यू अपॉन वी भी लिख सकते हो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हो। एंड इट विल बी, इट्स नॉट लाइक कि वो गलत हो जाएगा, गलत गुलत कुछ नहीं है, सब ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ये हमारे पास 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, अलोंग लेंथ, अलोंग वॉल्यूम, अलोंग दिस। ठीक है, एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे और वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फटाफट से डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म